1906 में जापान के छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है जिसके पिता एक लोहार होते हैं और माता दर्जी का काम करती है। इस बच्चे के 5 और भाई बहन होते हैं जिनको टाइम पे दवाई ना मिलने की वजह से बचपन में उनकी सबकी मौत हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ होंडा कंपनी के फाउंडर सोइचिरो होंडा की, जिसकी कंपनी आज 2 करोड़ रुपए हर मिनट कमाती है। वो आज कार्स, बाइक्स, जेट्स और रोबोट्स तक बनाती है। लेकिन ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि एक लोहार का बेटा जिसके घर में दवाई तक के पैसे नहीं थे और खाने के भी पैसे नहीं थे, फिर क्यों उसने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी जो कि वर्ल्ड की टॉप कंपनीज की लिस्ट में आती है। इसी बारे में जानेंगे आज हम इस वीडियो में। मेरा नाम है रिजवान लोहार और स्वागत है आपका मेरे एक नए एपिसोड में। बचपन में सोइचिरो अपने ग्रैंडफादर के साथ एक राइस मिल में जाया करते थे। इस मिल की खास बात यह थी कि वहां पर पेट्रोल पावर मोटर का यूज करके काम किया जाता था, जो उस समय काफी रेयर थी। और उस मशीन को देख के ही सोइचिरो मोटर्स और मशीन में दिलचस्पी आना शुरू हो गई। 11 साल की उम्र में सोइचिरो के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ ही बदल गई। उन्होंने पहली बार एक कार को देखा, जिस कार को देखकर सोइचिरो बिना कुछ सोचे उस कार के पीछे भागने लगे और थोड़ी ही दूर जाके वो कार रुक जाती है। सोइचिरो ने देखा कि उस कार से पेट्रोल लीक हो रहा है और उस लीक हुए पेट्रोल को सोइचिरो ने अपने हाथों पे लगा लिया और ठान लिया कि एक दिन खुद वो अपनी कार जरूर बनाएंगे। साल 1922 सोइचिरो ने मैगजीन में एक ऐड देखी। टोक्यो शहर में 8 सोकाई नाम का एक गैरेज था जिन्हें वर्कर्स की जरूरत थी और उस टाइम पर एक गैरेज में काम करना सोइचिरो का ड्रीम जॉब थी। और बिना कुछ सोचे सोइचिरो ने उस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और लकीली उस जॉब के लिए वो हायर भी हो चुके थे। सोइचिरो काफी खुश थे। वो फाइनली इन चीजों पर काम करने वाले थे जिससे कि वो बहुत पैशनेट थे। लेकिन रियलिटी तो यहाँ पर कुछ और ही थी। जब सोइचिरो उस गैरेज में पहुंचा तो वहां के ओनर ने उसे साफ सफाई और बेबी सिटिंग के काम में लगा दिया। महीनों बीत गए लेकिन उन्हें कार्स को छूने तक नहीं दिया गया। उन्हें काम छोड़कर वापस घर जाने का भी सोचा, लेकिन इसलिए रुक गए कि इस फेलियर के बाद उन्हें अपने पेरेंट्स के सामने आने की हिम्मत ही नहीं थी। 1923 में जापान में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, द ग्रेट कांटो अर्थक्वेक। पूरे जापान में मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन सरप्राइजिंगली यही अर्थक्वेक सोइचिरो के लिए लकी साबित होता है। इस अर्थक्वेक के बाद 800 कोई गैरेज के वर्कर अपने अपने गांव चले गए अपने घरों को रिपेयर करने के लिए। अब गैरेज में सिर्फ सोइचिरो और एक एम्प्लॉय बचा था, इसलिए फाइनली ओनर ने सोइचिरो को कार रिपेयरिंग में लगा दिया। और उस वक्त वो ना सिर्फ कार रिपेयरिंग ही कर रहे थे बल्कि उन्हें कार्स एंड बाइक्स टेस्टिंग के लिए चलाने भी मिलती थी। सोइचिरो का काम गैरेज के ओनर को इतना पसंद आया कि एक के बाद एक उनका प्रमोशन होता गया। उसी दौरान जापान में मोटर स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए 800 कोई गैरेज के ओनर ने सोइचिरो को एक रेसिंग कार असेंबल करने को कहा। और फिर क्या था, सोइचिरो ने एक सेकंड हैंड कर्टिस बाइटलैंड इंजन लिया और मिचेल नाम की एक अमेरिकन कार की बॉडी में फिट कर दिया और बना डाली एक रेसिंग कार। इस कार का नाम भी कर्टिस रखा गया। 1924 की जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में इस कार ने हिस्सा लिया और इस कार की जीत भी हुई। और इसी के बाद मोटर स्पोर्ट्स ही सोइचिरो का ऑब्सेशन बन गया और यही ऑब्सेशन सोइचिरो के लिए भविष्य में लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला था। 1928 में 800 कोई ने सोइचिरो के टाउन हवामानसु में अपने एक ब्रांच खोलने का फैसला लिया और सोइचिरो को इसका पार्टनर बना दिया। सबको यही उम्मीद थी कि ये शॉप सोइचिरो के लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये शॉप पूरी तरह से फेल हो गई और इसी फेल्यूर के बाद सोइचिरो ने सोचा कि क्यों ना एक नई स्कीम निकाली जाए। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कई बार दूसरे गैरेज कभी कभी कार को ठीक करने में फेल हो जाते हैं या फिर उस कार को रिपेयर करना इम्पॉसिबल बता देते हैं। और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए सोइचिरो ने उस कार को रिपेयर करने की गारंटी देना शुरू कर दिया और सच में उसे रिपेयर भी कर देते थे। इसी वजह से उनकी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन डेवलप हो चुकी थी और ऐसे करते करते उन्होंने अपनी शॉप में 50 से ज्यादा वर्कर रखने पड़ गए। और इसी दौरान उन्होंने वापस से रेसिंग कार को डेवलप करना शुरू कर दिया और खुद भी रेसिंग टूर्नामेंट में भाग लेने लगे। 1936 तक उन्होंने कई रेसें भी जीती और उसी में ही अपना करियर बनाने के सोच लिया। लेकिन जुलाई में उनका मैसिव एक्सीडेंट हो जाता है। उनका फेस पूरी तरह से इंजर्ड था, लेफ्ट शोल्डर डिसलोकेट हो चुकी थी और व्रिस्ट फ्रैक्चर हो चुकी थी और उनके पास रेसिंग को छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। उन्हें पूरी तरह ठीक होने में पूरे 18 महीने लग गए थे और इसी दौरान उन्होंने ऑटोमोबाइल पार्ट्स को बनाने का फैसला लिया। उन्हें गैरेज की जिम्मेदारी अपने एम्प्लॉयज को दे दी और 1937 में टोकाई सेई की कंपनी को स्टैब्लिश किया।
वो दिन रात फैक्ट्रीज में अपने वर्कर्स के साथ काम पे लग गए। कई महीने बीत गए और उनकी सारी सेविंग्स खत्म होने लगी। अपने फैक्ट्री का काम चालू रखने के लिए उन्होंने अपनी वाइफ की ज्वेलरी भी बेचनी पड़ी, लेकिन फिर भी वो फैक्ट्री अच्छे से नहीं चल पाई क्योंकि उनको मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। और इसी एक्सपीरियंस को सीखने के लिए 31 की एज में हमामात्सु हाई स्कूल में मेट्रोलॉजी पढ़ने के लिए एक स्पेशल स्टूडेंट के तौर पे एडमिशन ले लिया। और 1937 में उन्होंने स्टडी पूरी करके वापस अपनी फैक्ट्री में ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए लग गए। और अगले 2 सालों में वो टोयोटा और सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी को अपने स्पेयर पार्ट सप्लाई करना शुरू कर दिया। 1940 तक उन्होंने एक मैसिव प्लांट सेटअप कर लिया और वो काफी तेजी से ग्रो होने लगे। लेकिन फिर आता है कहानी में एक मेजर ट्विस्ट। वर्ल्ड वॉर के समय जापान और अमेरिका आपस में वॉर कर रहे थे और उस वॉर में सोइचिरो के प्लांट पे हवाई हमले में पूरा प्लांट ही तबाह हो गया। और जैसे तैसे वो इससे रिकवर होने ही वाले थे, फिर से हमामात्सु एरिया में एक मेजर अर्थक्वेक आता है और फिर से उनका प्लांट पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। सोइचिरो ने अपने कंपनी के बचे कुछ एसेट 4 लाख येन में बेच दिए और काम से ब्रेक ले लिया। इसी दौरान उन्हें जापानीज आर्मी के रेडियो का एक जनरेटर मिला जिसे आर्मी अपने रेडियो चलाने के लिए इस्तेमाल करती थी। इंजन को देखने के बाद उनके मन में ऐसा ख्याल आया कि जिससे आज पूरी होंडा कंपनी खड़ी हुई है। वॉर के बाद जापान में फ्यूल की काफी कमी हो चुकी थी और फ्यूल प्राइस भी आसमान पर पहुंच चुका था और इसी वजह से लोगों को ज्यादातर साइकिल का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। फिर क्या था, 1947 में सोइचिरो ने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत की और अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके इस मिलिट्री इंजन को साइकिल में फिट कर दिया, जिससे एक एफोर्डेबल मोटरसाइकिल बनकर तैयार हो गई और इससे काफी सक्सेस भी मिली। और देखते ही देखते सोइचिरो ने मोटरसाइकिल्स में अपग्रेड करना शुरू कर दिया और उन्होंने शुरुआत कर दी होंडा कंपनी की। 1949 में उन्होंने अपनी पहली कंप्लीट मोटरसाइकिल बना ली जिसका नाम उन्होंने ड्रीम रखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मोटरसाइकिल मार्केट में फेल हो गई। और फिर से 1952 में सोइचिरो ने कब नाम का इंजन डिजाइन किया जो साइज में काफी छोटा था लेकिन बहुत पावरफुल था और इसलिए उनको जापान का ब्लू रिबन अवार्ड भी मिला। उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया ट्रैवल की, कई एक्सपर्ट से मिले और मोटरसाइकिल के डिजाइन को समझा और फाइनली 1958 में लॉन्च की द सुपर कप बाइक। ये एक एफोर्डेबल और एफिशिएंट बाइक थी जिसकी वजह से इस बाइक ने मार्केट में सभी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया। उस समय अमेरिका में बाइक्स की रेपुटेशन बहुत खराब थी। वहाँ के लोग ये मानते थे कि बाइक्स क्रिमिनल्स या फिर बाइकर गैंग्स ही यूज करते हैं। इसी आपदा को होंडा ने अवसर में बदल लिया। फिर उन्होंने अपने एड्स पे बाइक्स पे स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, वर्किंग प्रोफाइल्स लोगों को होंडा चलाते हुए दिखाया। ये इतनी सक्सेसफुल हुई कि 1968 तक होंडा अमेरिका में 10 लाख बाइक बेच चुका था। वो एक के बाद एक नए और इम्प्रूव मॉडल्स लॉन्च करते ही जा रहा था और 1960 में ही वो दुनिया के सबसे बड़े मोटरसाइकिल ब्रांड बन चुकी थी। लेकिन सोइचिरो का बचपन का सपना अभी भी अधूरा था। 1960 में जापान में ऑलरेडी सुजुकी, टोयोटा, निसान जैसी कंपनीज भी थी जो कार मैन्युफैक्चरिंग करती थी और सोइचिरो ने भी मैसिव मनी इन्वेस्ट करके 1963 में अपनी पहली 4 व्हीलर लॉन्च कर दिया। और ये कोई कार नहीं थी बल्कि एक पिकअप ट्रक था और ये एक सबसे बड़ा फेलियर साबित हुआ। लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह बिल्कुल भी हार नहीं मानी। फिर उन्होंने 1967 में कोनन जापानीज फैमिली के लिए होंडा N360 लॉन्च कर दी जो एक स्पेशियस और हाई माइलेज होने वाली कार थी और इसके लॉन्च होते ही मार्केट में हाहाकार मच गया। देखते ही देखते होंडा ने अगले कुछ सालों में बहुत बड़ी अचीवमेंट पास कर ली और CVCC इंजन लॉन्च कर दिया। ऑटोमोबाइल की दुनिया में ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था। इसी इंजन के साथ 1975 में होंडा ने होंडा सिविक को लॉन्च कर दिया और इस कार ने भी मार्केट को क्रैश कर दिया, अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को हार मानने पर मजबूर कर दिया। इसी सक्सेस के बाद होंडा ने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और आज होंडा वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी में से एक है। दोस्तों, इस वीडियो से ये सीख मिलती है, अगर कोई लोहार का बेटा ही क्यों ना हो, अगर वो कुछ करने की ठान ले तो इतनी बड़ी कंपनी भी खड़ी कर सकता है। बस मेहनत करो और करते ही रहो। जिंदगी में फेल्यूर जरूर आएंगे और वो फेल्यूर ही आपके लिए सक्सेस में बदलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियोस देखने को मिले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।